एपिसोड शुरू में दिखते हैं लेन मैंग को अपने फादर की कुछ पुरानी हिस्ट्री का ध्यान लगता है, जिसके साथ ही एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम लिन के फादर को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल से माइनिंग वर्कर है जो कि डेस्क की माइनिंग के अंदर काम करता है। इनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल से वर्कर है। काफी लंबे टाइम से इस काम को करने के कारण क्रिस्टल के साथ में इनकी बॉडी इफेक्ट हुई है, इसी वजह से इनके हाथों के अंदर और पाँव के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। बॉडी साइज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके अलावा इसी फ्लैशबैक के अंदर हमें ये पता चलता है कि लिन के 4 भाई और है, जिन सभी को लिन के फादर ही संभालते थे। इस टाइम तक सब कुछ काफी नॉर्मल से चल रहा था, लेकिन तब जब सब कुछ बिगड़ा उसे सुधार पाना काफी मुश्किल था। ये वो टाइम था जब एलवीसी के फादर को माइनिंग टीम का इंचार्ज बनाया गया। उसके पास में सारे ऑर्डर्स थे कि माइनिंग टीम को किस जगह पर किस टाइम तक और कितनी माइनिंग करनी है। एलवीसी के फादर के पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और इसके अलावा काफी अच्छी लीडरशिप भी थी। वो काफी अच्छी तरीके से टेक्निकल गैजेट्स को यूज कर पाते थे। इन्हीं सब का यूज करते हुए उन्होंने माइनिंग एरिया के अंदर एक अलग से माइन खोज निकाली। ये माइन इतनी खास थी कि इस एक माइन से डेस्की ग्रुप का काफी अच्छा फायदा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। ये माइन एक सैंडविच माइन थी, यानी कि इसके ऊपर अलग से एक माइनिंग एरिया बनाया हुआ था और नीचे की साइड भी एक माइनिंग एरिया था। अगर बीच के साइड में खुदाई का काम किया जाता तो ऐसा हो सकता था ऊपर की साइड की जमीन या फिर नीचे की साइड की जमीन के अंदर कुछ क्रैक्स पड़ जाते और वर्कर्स की लाइफ के ऊपर किसी तरह खतरा पड़ जाता। लेकिन फिर भी इस डे की रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए एलविसा के फादर ने सीक्रेटली एक टीम को बनाया। इसी टीम के अंदर लिन के फादर भी शामिल थे। इस टीम का काम था न्यू माइनिंग एरिया के अंदर जाकर वहां पर जो कुछ भी खास चीजें हैं उन सभी के रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाना और जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं वहां पर जितने भी रिस्क है उन सभी के बारे में डेस्की ग्रुप के बाकी लोगों को बताना। इसी के साथ ही ये मिशन शुरू हो गया और लेन मैंग को बताने लगा कि मेरे फादर ने आखिरी बार जाने से पहले मुझसे कहा था वो जल्दी ही वापस लौटेंगे, मेरे बर्थडे से पहले वो वापस आ जाएंगे और जब वापस आएंगे तब उनके पास में एक टेडी बेयर होगा जो कि हमारे होम प्लेनेट अर्थ से बिलोंग करता होगा। जब उन्होंने मुझे इस गिफ्ट के बारे में बताया तो मैं बहुत ज्यादा खुश था और बस इंतजार ही कर रहा था कि कब वो वापस आए, लेकिन असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो कभी नहीं लौटे। उस माइनिंग एरिया के अंदर काफी खतरनाक बीस्ट थे जिनसे उनकी फाइट हो गई। इस फाइट के अंदर उन सभी ने आखिर तक फाइट करने की कोशिश की, लेकिन एक सैंडविच मैन होने के कारण जैसे ही वहां पे फाइट शुरू हुई वहां पर धमाके हुए। उन धमाकों के कारण वो पूरी माइन कोलैप्स कर गई। इसी वजह से उस माइन के अंदर जितने भी लोग थे वो सबके सब मारे गए। केवल एक ही इंसान था जो कि वहां से जिंदा लौट पाया, वो था एलवीसी का फादर। और एलवीसी के फादर के पास में मेरे फादर की एक बहुत स्पेशल चीज थी जो कि उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी, वो टेडी बेयर जो देने का उन्होंने मुझसे वादा किया था। पहले मुझे लग रहा था एलवीसी के फादर ने मेरे फादर की बात मानकर ये सब कुछ किया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। कुछ टाइम बाद में मुझे उनका रियल गेम दिखाई देने लगा। वो सबके सामने इस चीज की वाह उठाने लगे कि उस माइन के अंदर जितने भी लोग गए थे वो सभी सब मारे गए, केवल वो अकेले तो जिंदा बचे। इस तरीके से उन्होंने सिंपैथी गेम भी खेला, मुझे अडॉप्ट कर लिया, सबके सामने दिखाया कि वो कितने अच्छे हैं। न्यूज के अंदर उनकी खबर आने लगी, लेकिन किसी को भी मेरे फादर के बारे में बताया नहीं गया और ना ही किसी और माइनिंग वर्कर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई। एलवीसी के फादर जिसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई उसको एक इनाम दिया गया। इस सारी पब्लिसिटी के साथ में एलवीसी का फादर एलवी फेंग हुई डेस्की ग्रुप का नया प्रेसिडेंट बन गया। उसके लिए मेरे फादर की डेथ केवल एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थी जिसे उसने बड़ी आसानी से इस पब्लिसिटी की मदद से प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मेरे और मेरे 4 भाइयों की लाइफ लगभग खत्म हो गई। मेरे फादर कभी वापस लौटे नहीं। इस सब के बावजूद भी मुझे इस वक्त एक्सेप्ट करना होगा कि एलवीसी के फादर का मेरे और मेरी फैमिली के प्रति काफी अच्छा बिहेव था। उसने सबको काफी अच्छी तरह संभाला। अगर वो नहीं होता तो मेरे फादर की डेथ के बाद में हमारी फैमिली खत्म हो चुकी थी, हमारा सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता। लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरीके से अपने फादर की डेथ को नहीं भूल सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो काफी सारी चीजों को नहीं समझ पाता था। मुझे लगता था एलवीसी का फादर मेरे पर कोई एहसान कर रहा है, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ इस सब के अंदर उसी की गलती थी। यही कारण है एलवीसी से भी मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। मुझे पता है ह्यूमंस बहुत ज्यादा रेशनल होते हैं। मेरे फादर की डेथ से एलवीसी के फादर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरे फादर का काम था और मेरे को एलवीसी के ऊपर किसी तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे इमोशंस मेरे काबू में नहीं है। ये सब पता चलने के बाद में मैं ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे उससे किस तरह से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं उसे हर समय इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी कोशिश भी करता हूँ कि हमारे बीच का जो रिलेशन है उसे ठीक करने की कोशिश करूँ, लेकिन कभी कर नहीं पाता। ये पूरी कहानी सुनने के बाद में मैंग लिन से कहता है, ब्रदर लिन, क्या आप ठीक हैं? आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है आप इमोशनली पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं है। आपको थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए या फिर शायद से थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे नहीं पता इस तरह से आपकी पूरी कहानी सुनने के बाद में आपको किस तरह से बताऊं कि अब इससे कुछ ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। लिन कहता है, मैंग, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें इससे कुछ बताने का कारण ये नहीं था कि मैं तुमसे कोई मदद चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसे कुछ बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए तुम्हारी लाइफ की कीमत क्या है। एक बात को अच्छे से समझ लो,
तुम्हारी लाइफ की कीमत केवल तुम और तुम्हारी फैमिली लगा सकती है। इनके अलावा इस वर्ल्ड के अंदर किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ में क्या होता है। तुम्हारी फैमिली के अलावा पूरा वर्ल्ड तुम्हें यूज करेगा। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम उन्हें काम आते रहोगे, लेकिन जब तुम खत्म हो जाओगे तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। इसलिए तुम्हें किसी भी खतरे के अंदर कूदने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हारा सेक्रीफाइस वेस्ट तो नहीं हो रहा। मैंग कहता है, ब्रदर लेन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं इस मिशन पे क्यों आया हूँ, क्योंकि इस मिशन पे मैं फाइट करके देखना चाहता हूँ मैं मॉन्स्टर के सामने कितना टिक सकता हूँ। और इसके अलावा आप भी मेरे साथ में हैं, इसलिए मुझे खुद की सेफ्टी की ज्यादा चिंता नहीं है। और इस मिशन पे आने पर ह्यूमैनिटी को भी काफी फायदा होगा। हमें यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल सकती है जो कि ह्यूमैनिटी को फायदा देगी, जैसे कि ये डिफरेंट टाइम की माइंस जिनकी मदद से अलग अलग तरह के वेपन्स बनेंगे और मॉन्स्टर के साथ में फाइट में इनका यूज किया जाएगा। मुझे लगता है इन सब चीजों के बदले में अपनी लाइफ को खतरे में डालना ज्यादा गलत नहीं है। ब्रदर लेन, आपको क्या लगता है? जिसको लेन जोड़े सोचना शुरू कर देता है। आसुन जितने बंदे होते हैं वो सब के सब लिन को देखने लगते हैं। मैंग कहता है, क्या हुआ, आप इसे हंसने क्यों लगे? लिन कहता है, मैंग, तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी खुद तक कॉम्प्लिकेटेड होती है। हर जगह पर तुम एक ही रूल को नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ इन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सच में तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा है तब तुम्हें इन सारी चीजों को छोड़कर केवल खुद को बचाने में ध्यान देना चाहिए। मैंग कहता है, ब्रदर लेन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लिन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नेचर है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले हम मशरूम के उस जंगल के अंदर थे। वहाँ पर तुमने क्या देखा था? मैंग कहता है, वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लिन कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो केवल कुछ स्नेक्स, लिजर्ड्स, इसके अलावा अलग अलग तरह के मशरूम्स थे जो कि अटैक कर सकते हैं। मैंग कहता है, इन्हीं को तो मॉन्स्टर्स कहते हैं। लिन कहता है, ये सही है, चलो ठीक है, कुछ नया अज्यूम करो। मान लो वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स थे वो सब के सब ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम उनके एरिया में गए थे तो उन्हें लगेगा हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अब उस टाइम पर एक स्नैक किस दूसरे लिजर्ड से गए कि ये ह्यूमंस हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, मैं तुम्हें खा लेता हूँ। तुम्हें खाने के बाद में मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी और फिर मैं इन ह्यूमन से फाइट कर पाऊंगा। तब उस लिजर्ड को क्या करना चाहिए? जैसे खुद से इन ह्यूमंस को मारने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए और खुद ही उस स्नेक के पेट में चले जाना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई भी लिजर्ड अपनी लाइफ को किसी भी चीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अगर वो करता है तो वो बेवकूफ होगा। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक पहले जीव को दूसरे जीव के ऊपर पूरी से भरोसा ना हो। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, अगर एक डायमंड ड्रैगन की फाइट कुछ हिंदूज के हाथ में हो जाए तो इस फाइट के अंदर डायमंड ड्रैगन की जीतने चांसेस बहुत ज्यादा है। वही अगर हिंदूज एक साथ में इकट्ठा होकर उन ड्रैगन के ऊपर अटैक करे तो हिंदूज फाइट के अंदर जीत जाएंगे। इस तरीके से कोई भी फाइट में जीत सकता है। लेकिन वही अगर हिंदूज भागना शुरू कर दे और खुद ही उन ड्रैगन को अपने पीछे बुलाने की कोशिश करें तब तो उन सभी का मरना पूरी तरह से है। अगर यहाँ पर आकर कोई उनकी मदद करने की कोशिश भी करेगा तो ये भी पूरी तरह से बेकार है। मैंग, अब क्या तुम समझ पा रहे हो मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? लाइफ को सेक्रीफाइस करना और लाइफ को सही चीज के लिए सेक्रीफाइस करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर सही का डिसीजन तुम खुद करोगे। यहाँ पर बर्दलेन जो कुछ भी कह रहा होता है मैंग को ये कुछ समझ में नहीं आता। वो एकदम से कहता है, बर्दलेन बस अब रुक जाइए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इस पूरी कहानी के अंदर ह्यूमंस को मॉन्स्टर में कंपेयर कर रहे हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम मॉन्स्टर से एकदम अलग है, एक दूसरे से काफी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर उन हिंदूज का एग्जाम्पल दिया था, वो चाहे तो यहाँ से भागकर उस ड्रैगन को अपने पीछे बुला सकते हैं या फिर डट के खड़े होकर उस ड्रैगन से फाइट कर सकते हैं। तो फिर आप इस तरीके से मुझे पीछे हटने के लिए कैसे कह सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है जब कोई एक हिंदू अपना सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़े तो उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाएं। मैंग के इस जोक के बाद में मैंग और लिन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों की दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के एग्जांपल देने लगते हैं। यहाँ पर लिन अपने कुछ पास्ट लाइफ के ऊपर देने लगता है जिसके अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर उसके 4 भाई बहुत ही स्ट्रगल के साथ में रहते थे। लिन साथ में यही बताता है कि मैंग की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, उसके पेरेंट्स काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं और काफी अच्छे घर में वो रह रहे हैं। इसके बाद मैंग भी अपनी लाइफ के बारे में उससे कुछ बताने लगता है कि किस तरीके से उनके ऊपर मॉन्स्टर अटैक होता रहता है। वो सिटी के एक बॉर्डर पे रहते हैं जहाँ पर इन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कभी भी कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है। इसी तरीके से ये बहस आगे बढ़ती जाती है जिसका कोई भी एंड नहीं निकलता। ये दोनों की दोनों बस एक दूसरे को जवाब दे जाते हैं। यहाँ पर लिन मिंग को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ उसे एक अलग नजरिए से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मिंग हमेशा ही किसी दूसरे बारे में सोचता रहता रहेगा तो उसकी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। वो खुद की लाइफ खतरे में डाल देगा, लेकिन उसके साथ में न केवल उसकी खुद की लाइफ बल्कि उसकी फैमिली की लाइफ भी खराब हो जाएगी। क्योंकि सही महीनों में दूसरे लोग तो कहते हैं कि वो तुम्हारी फैमिली की मदद करेंगे, लेकिन असल में जब मदद करने की टाइम आएगा तो सभी से पीछे हट जाएंगे। इसी से रिलेटेड मिंग लिन को समझाने की कोशिश करता है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग जो भी इस फाइट में शामिल होते हैं वो अपनी खुद की तरफ से इस फाइट में शामिल होते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि वर्ल्ड इन मॉन्स्टर्स के आतंक से पूरी तरह से फ्री हो जाए। मॉन्स्टर्स का अटैक जो कि लगातार हमारे पर चलता रहता है, एक टाइम पर वो खत्म हो जाए। इसके लिए अगर हर कोई इस तरह सेक्रीफाइस से पीछे हटता रहेगा तो कोई भी इस फाइट को खत्म नहीं कर पाएगा। ये सुनकर लिन मिंग को अपनी लाइफ का एक फ्लैशबैक बताने लगता है
ये उस टाइम का है जब लिन के फादर की डेथ हुई थी। लिन के फादर की डेथ के बाद में एल्विसा के फादर लिन और उसकी पूरी फैमिली को एल्विसा के बर्थडे पर उसके घर पे बुलाते हैं। वहाँ जब लिन अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है वहाँ बीच में एक छोटा सा पुल होता है। ये देखकर लिन को एहसास होता है कि एल्विसा की फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है और लिन कितना ज्यादा गरीब, क्योंकि जितने एरिया के अंदर लिन का पूरा घर बना हुआ है उतने एरिया के अंदर इन्होंने केवल ये स्विमिंग पूल बना लिया है जो कि इंसानों के नहाने के लिए है ही नहीं। इस पूल के अंदर केवल एल्विसा के कुछ कुत्ते वगैरह ही नहाते हैं। उन कुत्तों को देखकर लिन को ये भी एहसास होता है कि उन कुत्तों की लाइफ लिन की लाइफ से भी कई ज्यादा अच्छी है और उनको कई तरीके का ऐसा खाना मिलता है जो कि लिन अपनी लाइफ के अंदर कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके अलावा उसे ये भी दिखाई देता है कि एल्विसा की बर्थडे के ऊपर जो भी सेलिब्रेशन और उस जगह पर जितनी भी तैयारी की गई होती है वो सब के सब एक सपने की तरह होता है, जो कि लिन के लिए तो सपने में देखना भी काफी मुश्किल है। इस तरीके से ये पार्टी खत्म होने के बाद में लिन वापस से अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ में अपने घर में पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद भी उसके माइंड में ये सारी बातें घूम रही होती है, जिसके साथ ही लिन का ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और उसके तुरंत बाद मिन का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। उसे भी अपनी लाइफ की कुछ बहुत ही घटिया चीजें याद आने लगती है। ये सारी घटिया चीजें उसकी पिछली लाइफ की है। उस पिछली लाइफ के अंदर जिस तरह की बातें अब लिन कर रहा है वैसी बातें मैंग की बहन काओ भी करती है। वो मैंग से कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी सारी केवल अमीरों के लिए है, गरीबों को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कोई भी छोटी सी चीज को हासिल करने के लिए। इस फ्लैशबैक के अंदर काओ इससे कुछ कह रही होती है क्योंकि मैंग के पास में इसने भी जो कुछ भी है वो सब कुछ उनसे छिन चुका है। ये सब कुछ हुआ है मैंग के फादर के इस बॉस की वजह से। इसने मैंग के फादर से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया है जिसकी वजह से मैंग के पास में जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी सारी इसके पास में आ गई है। इसके अलावा इस सर्टिफिकेट के अंदर ये भी लिखा हुआ है मैंग के फादर की मौत इस बॉस की कंपनी के अंदर काम करते हुए हुई है, लेकिन फिर भी इस बॉस की कंपनी इसकी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। इस सारी सारी गलती मैंग के फादर की ही थी, इसलिए कंपलसेट के रूप में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इन्हीं सारी सिचुएशन को फेस करते हुए मैंग और काओ अपने मरे फादर की बॉडी बस में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर कम पैसों के बावजूद भी ये कोशिश की जाती है किस तरीके से मैंग के फादर को जिंदा बचा ले जाए, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करता। ये सारा फ्लैशबैक याद करते हुए मैंग को अपना एक पुराना दोस्त याद आता है। वैसे ये मैंग का एक दोस्त नहीं है, उसका दुश्मन है। रीइंकार्नेशन के बाद में मैंग की इससे फाइट हुई थी और मैंग ने इसके हाथ पांव तोड़ दिए थे। इसे याद करते हुए वो सोचने लगता है मुझे जिस तरह से याद है मेरी पिछली लाइफ इतनी ज्यादा बुरी थी कि मैं भी सेम ऐसे सोचता था जैसा अभी लिन सोच रहा है। मुझे भी अक्सर लगता था कि अपनी लाइफ को बेकार के लोगों से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। केवल ये अमीर लोग हमें मरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ के ऊपर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि उनकी लाइफ की लग्जरियस कभी भी कम होने वाली नहीं है। हम इनके लिए मर जाएंगे लेकिन इन्हें कभी भी हमारी लाइफ के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जब सही मायनों में अपक्लिप्स आएगा तब इन्हें भी अपनी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इनके पास में जितना ही पैसा है ये इन्हें बचा नहीं पाएगा। मैंग जब इसे सोच रहा होता है उसी टाइम पर लिन को पैसा हो जाता है कि वो क्या सोच रहा है। लिन तुरंत ही मैंग के गले लग जाता है और उसे कहने लगता है मैंग मुझे पता था तुम एकदम मेरी तरह सोचते हो, तुम्हारी सोच और मेरी सोच कब ज्यादा मिलती है। हम दोनों को पता है हमें लाइफ के अंदर आगे क्या करना है और सही मायनों में किन के लिए हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहिए। अब जब तुम्हें इस सब का एहसास हो चुका है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा जल्दी से उन लोगों को पता लगाओ जिनके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना है। तुम्हारे माइंड के अंदर हमेशा एक लिस्ट होनी चाहिए कि किन किन के लिए तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो। केवल उन्हीं के लिए किसी भी तरह का स्टेप लिया करो, बाकी पूरे वर्ल्ड से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे भरोसा करो जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। कई सारे स्टेप्स जो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर लेना है उन्हें लेने से पहले तुम्हें पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं केवल कुछ लिमिटेड लोग के बारे में सोचना होगा। इस तरीके से उन स्टेप्स को तुम काफी जल्दी ले पाओगे। मैंग कहता है ब्रदर लिन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जो कुछ भी कह रहे होंगे वो एकदम सही होगा। ये सुनकर लिन भी अब खुश जाता है। वो मैंग की तरफ एक क्रिस्टल बढ़ाता है और उसे कहने लगता है इसे तुम अपने पास में रखो, इसके बारे में किसी को बताना मत, इसे छुपा के एकदम सही तरीके से अपने पास में रखना, स्पेशली एल्विसा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ से हम भी आगे बढ़ते हैं। मैंग कहता है लेकिन आपकी चोट। लिन कहता है नहीं चोट तो एकदम ठीक हो चुकी है, मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरी पावर नॉर्मल पीपल से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा मेरी रिजनरेशन पावर भी काफी शानदार है, मैं काफी तेजी से अपने घावों को ठीक कर सकता हूँ। इसी वजह से ये घाव तो ठीक भी हो चुका है। मैंग कहता है वैसे आपने मुझे इस क्रिस्टल को छुपाने के लिए क्यों कहा, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। लिन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस एल्विसा ने तुम्हें इसे मुझे दिया था, मतलब उसने तुम्हें दिया था ताकि तुम इसे मेरे पास में लेके आ सको, लेकिन मैं इसे अपने पास में नहीं रखना चाहता। अगर उसने इसे वापस तुम्हारे पास में देख लिया तो वो तुम्हारे ऊपर काफी गुस्सा करने लगेगी कि तुमने इस क्रिस्टल को मुझे नहीं दिया, तुम्हारे लिए इसे कुछ संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैंग कहता है वैसे क्या मुझे इस क्रिस्टल का यूज करके देखना चाहिए। लिन कहता है मुझे नहीं पता, मैंने क्रिस्टल तुम्हें दे दिया है, इसके साथ में तुम क्या करते हो ये पूरी तुम्हारी चॉइस है और ये चॉइस हमेशा तुम्हारी रहेगी। इसके बाद में मुझे पता चलता है ये बहस बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है, यानी कितनी लंबी है कि ये पूरा एपिसोड निकल जाएगा और ये खत्म भी नहीं होगी, इसलिए अब आगे की बातों को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंग अभी भी लिन को समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारी लाइफ ऐसे बेकार नहीं हो रही क्योंकि हमारे लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
मॉन्स्टर्स का अटैक लगातार चलता रहता है। हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम एक बार भी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना या फिर रिसोर्सेज को कलेक्ट करना छोड़ देंगे तो हमारी इंटायर लाइफ और हमारी आगे जितनी भी जनरेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर हम हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहेंगे तो हम जिन लोगों के लिए सोच रहे हैं उन्हें भी बचा नहीं पाएंगे। एंड में उनको भी खत्म होना होगा, क्योंकि वो लोग भी इस पूरे वर्ल्ड से अलग नहीं है। इसलिए, केवल इसलिए क्योंकि डिसीजन लेना आसान बनेगा, इसका मतलब ये नहीं वो डिसीजन हमेशा सही हो। हमारे लिए मॉन्स्टर से फाइट करना केवल इतना नहीं है कि हमें खुद को बचाना है या फिर उनसे भी खत्म करना है। ये एक तरह से एक उम्मीद की तरह है कि हम कभी ना कभी इन मॉन्स्टर से होने वाली इस फाइट को खत्म करके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, जिसके बाद में हम वापस से अपने होम प्लेनेट अर्थ पे जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है हम कोई दूसरे ऐसे प्लेनेट को खोज लें जिसके अंदर इतनी दिक्कतें बिल्कुल ना हो और दूसरे वर्ल्ड के ऊपर भी ह्यूमैनिटी का कब्जा हो जाए। मैं अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी करता हूँ उसके लिए मेरा एक सपना है। मेरा सपना है डिकोर सिटी, जो कि अभी इतनी ज्यादा बुरी हालत के अंदर है। मुझसे अटैक लगातार होता रहता है। यह अटैक पूरी तरह से बंद हो जाए, हर एक इंसान बिना डर के अपने घर से बाहर निकले, वो हर वो चीज कर सके जो कि वो करना चाहता है। इसके अलावा डेकोर सिटी पूरी तरह डेवलप हो जाए, हर एक इंसान के पास में वो सारी रिसोर्सेस है जो कि उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंग की ये सही बातें सुनने के बाद में फाइनली लिन भी कन्विंस हो जाता है। वो कहने लगता है, बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छी बात की। मैं भी कई बार इस तरह सोचता हूँ, कम से कम सोचता नहीं हूँ तो दूसरे लोगों को इस बारे में बता देता हूँ। इस तरीके से वो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं अपनी लाइफ को खतरे में डालने के लिए। लेकिन अब जब मैं तुमसे ये सब कुछ सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा हो रहा है कि वो लोग क्या सोचते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही मोटिवेट हो चुका हूँ। इसलिए अब मुझे भी तुझ पर यकीन है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वही तुम सही है। हमारी फैमिली इस पूरे वर्ल्ड से अलग नहीं है, इसलिए हमें अक्सर ही पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए कैसे स्टेप्स लेने होंगे। अगर हम वर्ल्ड को बचाएंगे तो हमारी फैमिली को बचाने का मौका भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे लिए कम से कम एक काम तो करना ही होगा। मैंग कहता है, क्या काम? लिन कहता है, बहुत सिंपल है, तुम्हें खुद को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना है, खुद को ज्यादा रिस्क में नहीं डालना है और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक तुम जिंदा रह सको। कम से कम तब तक तो मत बढ़ना जब तक मैं जिंदा हूँ। इसी टाइम पर थोड़ी दूर से एलवीसी की आवाज आती है। वो कहने लगती है, रेस्ट करने का टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से सभी से जगह इकट्ठा हो जाओ। ये सुनने के साथ ही इस जगह जितने भी सोल्जर होते हैं वो जल्दी से एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और सभी सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जी इस टाइम पर एक अंधेरी गुफा में जहाँ पे आगे बढ़ते हुए इनका लीडर बोलने लगता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, अपनी आंखों को पूरी तरह से खुला रखना, हर एक खिलती हुई चीज के ऊपर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है इन अंधेरे के बीच में कोई मॉन्स्टर हमारा इंतजार कर रहा हो और वो जैसे ही हम अपने पास में देखे तुरंत ही हम पर अटैक कर दे। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी खुद को बचाने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा होगा हम पूरी टीम आगे ना बढ़े बल्कि किसी एक कल्टिवेटर को पहले आगे भेजे। अगर हमारा एक सोल्जर पहले आगे जाकर इस पूरे एरिया को चेक कर लेगा तो बाकियों के लिए आगे बढ़ना काफी आसान हो जाएगा। ये सुनने के साथ ही पास में खड़ा एक सोल्जर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर एक तरह से इसने अकेले आगे बढ़कर खुद की लाइफ को खतरे में डाल दिया है। ये देखकर मैंग लिन से कहने लगता है, बट लिन मुझे लगता है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, वो अकेला आगे गया है, उसको बैकअप की जरूरत तो पड़ेगी। अगर सच में वहां पर कोई मॉन्स्टर हुआ तो उसका वापस से आना पर आना और काफी मुश्किल हो जाएगा। लिन कहता है, क्या कह रहे हो तुम? अभी भी मैंने तुमसे कहा था अपना ध्यान रखना, खुद की लाइफ को बेकार में खतरे में मत डालना, और अब तुम इस तरह की बात कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, जिस जगह पे खड़े हो वहीं खड़े रहो। ये सुनकर एलिसा को थोड़ी खुशी हो जाती है, वो सोचने लगती है ये तो काफी शानदार है। लिन इस लड़के मैंग चाओ को काफी पसंद करता है। अगर मैंने किस तरीके से इस लड़के मैंग चाओ को अपनी तरफ कर लिया तो ऐसा हो सकता है लिन और मेरे बीच में ये जितने भी गैप आया है इसको भी हम किस तरह से ठीक कर सके। इस टाइम पर एलविसा को इस जगह पर कुछ सोचा फील होती है, इस बारे में बताती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। तभी टीम लीडर एलविसा को उस जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है और उसे कहता है, आप जैसे बिल्कुल मूव मत कीजिए, आप हमारी लीडर हैं, आपको बचाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद आगे जाता हूँ और फिर आगे के एरिया को चेक करता हूँ। इसी टाइम पर एलविसा लिन की तो देखती है और उसे कहने लगती है, लिन जल्दी से मेरे पास में आ जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा पंगा होने वाला है। तुम्हें पता है ना, इस जगह पर हमारे अलावा एक ग्रुप आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है वो ग्रुप तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। वो ग्रुप जब हमें यहाँ पर देखेगा तो जरूर से हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम उनके लिए कंपटीशन है। इसलिए अच्छा होगा तुम मेरे पास में ही रहो, अगर अचानक से कोई मुझ पर अटैक कर दे तो तुम मुझे बचा सकते हो। ये सुनने के बाद में लिन के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो एलविसा के पास में खड़ा हो जाता है, क्योंकि एलविसा ने यहाँ पर लिन को खरीद रखा है, उसे काफी ज्यादा पैसे दिए हैं। इसी वजह से लिन की इच्छा मायने नहीं रखती, उसे खड़ा होना ही पड़ेगा। इनको एहसास ही नहीं है इनके पीछे कोई और है जो कि इनके ऊपर नजर रखे हुए है। लिन सामने की तरफ इस फाइट को देखते हुए कहने लगता है, ये फाइट थोड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सामने की तरफ से ये सोल्जर्स हम पर अटैक करने के लिए आए, ये थोड़े ताकतवर है। एलिसा कहती है, नहीं इन सोल्जर्स की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम इन्हें जल्दी हरा देंगे, लेकिन दिक्कत है इनके बॉस की। यहाँ पर केवल सोल्जर्स है, इनका बॉस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लिन थोड़ी नजर रखना, हो सकता है यहाँ पर इनकी कोई चाल हो। एलविसा कहती है कि तभी पीछे की साइड से एक बंदा हंसते हुए एलविसा के ऊपर जोर से रखा देता है, जिसे मैंग सी टाइम पे देख लेता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से इस बंदे के अटैक को ब्लॉक करके एलविसा को बचा लेता है। इसके बाद में जैसे मैंग की शक्ल इस बंदे के चेहरे पड़ती है वो तुरंत ही इसे पहचान जाता है, ये असल में क्वीन हो है।
मैंग का फादर जिस कंपनी के अंदर पहले काम करता था उस कंपनी के बॉस का भी ये बॉस है और साथ में ये एक प्रोफेशनल हार्वेस्टर भी है। इसी टाइम पर कोई नो भी मैंग को दिखते पहचान जाता है। उसे कहने लगता है, लड़के तुम भी यहाँ पर हो। मैंग कहता है, इस टाइम पर काफी सारी फाइट्स चल रही है जिनके अंदर ऊपर की साइड में काफी सारे कल्टिवेटर्स और ह्यूमंस की साइड में जितने फाइटर्स है वो सब के सब काफी सारे मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं और उन मॉन्स्टर्स को लगातार मरते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको वहां पर हार्वेस्टिंग काम करना चाहिए। यहाँ पे जमीन के नीचे आपका कोई भी काम नहीं है। क्या सच में आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि जमीन के ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो यहाँ पर जमीन के नीचे आ गए? मैंग की इन बातों से कोई ना कभी चिढ़ने लगता है। कोई ना सोचता है ये लड़का यहाँ पर बेकार में मुझे गुस्सा दिला रहा है। पहले ही इस लड़के के फादर ने मेरा काफी ज्यादा नुकसान करा दिया है। उसकी वजह से मेरी कंपनी के अंदर जितने भी शानदार हार्वेस्टर्स थे वो सब के सब कंपनी को छोड़ के चले गए और अब ये लड़का खुद यहाँ पर मेरा काम खराब करने के लिए आ गया है। मैं इसको अब की बार नहीं छोड़ूंगा। ये कहते कोई नो मैंग के ऊपर अब जोर से अटैक कर देता है। मैंग जल्दी से अपने दोनों स्वॉर्ड को यूज करके अटैक को ब्लॉक करता है और इसे कहने लगता है, तुम्हारी पावर पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन मेरी पावर के अंदर भी काफी शानदार इंक्रीमेंट आया है। तुम्हारे इस एक अटैक को ब्लॉक करने के बाद में मुझे पता चल रहा है इस फाइट के अंदर मेरी जीत होने वाली है। ये सुनने के साथ ही कोई नो मैंग से दूर हो जाता है और सोचने लगता है इस लड़के के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी फाइटिंग स्किल्स इस लड़के से कई ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं यहाँ पर इस फाइट के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करता हूँ तो इस लड़के को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन इस लड़के के पास में जो स्वॉर्ड है ये मुझे काफी ज्यादा लग सी लग रही है। इस स्वॉर्ड को देखकर मुझे जैसा लग रहा है इसके पास में काफी सारी शानदार स्किल्स है जो कि जल्दी ही ये मुझ पर यूज करने वाला है। इसलिए मुझे थोड़ा संभल के इससे फाइट करनी चाहिए। मेरी एक गलती इस फाइट को खत्म कर सकती है। इसी टाइम पर मैंग के पीछे उसकी असली पावर दिखाई देने लगती है जो कि लिन है। लिन की बॉडी के अंदर से मर्डरस और बाहर निकल रहा होता है जिसे देखकर कोई ना बहुत डर जाता है। वो कहने लगता है ये क्या है? इस लड़के के अंदर तो स्काई फाइटर की पावर है। मैं बिल्कुल भी इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। मैंग ये कैसे हुआ? तुम्हारे सपोर्ट में इतना ताकतवर फाइटर कैसे आया? तुम बहुत बड़े बेवकूफ और घटिया इंसान हो। तुम्हारे सपोर्ट में कभी भी इतने ताकतवर फाइटर नहीं होने चाहिए थे। मैंग कहता है अगर आज के बाद तुमने कभी भी मुझे बेवकूफ या फिर घटिया कहा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे पास जितनी पावर है वो सारी तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा जिसके बाद में तुम्हारी बॉडी के कैसे टुकड़े हो जाएंगे। मैं तुम्हारी बॉडी के इतने छोटे छोटे पीसेस करूंगा कि कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा पीस तुम्हारा है। ये कहते हुए मैंग के चेहरे पर एक अजीब ऐसी होती है जिसे देखकर कोई और ज्यादा डरने लगता है। वो सोचता है इस लड़के का बिहेवियर अचानक से बदल कैसे गया? अभी इस फाइट को करने का कोई भी फायदा नहीं है, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। यही सोचते हुए कोई तेजी से वहां से भागते हुए जाने लगता है और फिर एंड में कहता है बस तुम कुछ देर यहाँ पर रुको, मैं वापस आ रहा हूँ। इसी टाइम पर लिन मैंग से बोलने लगता है क्या तुम इसे जानते हो? मैंग कहता है हाँ थोड़ा बहुत। मैंग के इतना कहने के साथ ही वहाँ सामने की तरफ जो फाइट चल रही होती है ये भी रुक जाती है। सामने जो सोल्जर्स अटैक करने के लिए आए थे उनका लीडर दिखाई देने लगता है जिसका नाम शेंग जोवेंग है। जिसे देखकर एलिसा कहने लगती है शेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये किस तरह की हरकत थी? शेंग कहता है हम इस जगह पर तुमसे पहले आए थे। यहाँ पर आने के बाद में ही हमें चीज एहसास हो गई थी कि कोई है जो कि हमारा पीछा कर रहा है, इस वजह से हमने तुम पर अटैक किया। तुम बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंग यहाँ पर इस बंदे शेंग को पहचान नहीं पाता है। वो लिन से इस बारे में पूछता है। लिन कहता है इस बंदे का नाम शेन है। तुम इतना समझ लो इसकी अमीर और ताकतवर लोगों से काफी ज्यादा बनती है। इतना भी समझ सकते हो कि एलवीसी के फादर से इनका काफी बड़ा कंपटीशन है। ये खुद भी काफी ज्यादा अमीर है। इसका स्टेटस किसी भी तरीके से एलवीसी से कम नहीं है। यहाँ पर एलवीसिया और शेन अपने सामने आ चुके हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है। इसी टाइम पर शेंग आगे बोलता है एलवीसिया तुम यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स है वो सबके सब हमारे हो चुके हैं। क्या तुमने उस जगह पर जो बोर्ड लिखा हुआ था उसे पढ़ा नहीं था? एलवीसिया कहती है मिस्टर शेंग मजाक मत करो, आपको भी अच्छी तरह से पता है रूल्स क्या है। अभी तक आपको यहाँ पर केवल नॉर्मल से क्रिस्टल्स मिले हैं इसलिए आप केवल इन क्रिस्टल्स के ऊपर ही अपना अधिकार जता सकते हैं। लेकिन इस जगह पर इन क्रिस्टल्स के अलावा भी काफी सारी शानदार चीजें हैं जिनमें से एक है रूबी जर्ड वाइन्स जिसके बारे में अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला होगा कि वो किस जगह पर है। अगर उनमें से एक भी पीस आपके पास में है तो हम अभी कभी यहाँ से लौट जाएंगे और अगर वो आपके पास में नहीं है तो हम रास्ते से हट जाइए। अभी भी हम भी यहाँ पर अपनी खोज जारी रख सकते हैं। जो भी रूबी जर्ड वाइन्स को सबसे पहले ढूंढेगा उसका इस पर अधिकार होगा। इसलिए आप लोग अगर हमारे रास्ते में ना आए तो ये आप लोगों के लिए ठीक होगा। एलवीसिया से ये धमकी सुनने के साथ ही शेंग के साथ में जितने भी और फाइटर्स होते हैं ये सब के सब कब्जे से गुस्सा जाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर से स्प्लिटर और बाहर निकल रहा होता है। सेम ऐसे एक्सप्रेशन एलवीसिया के फाइटर्स के अंदर भी होता है। ये सब के सब भी दोबारा से फाइट शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी टाइम पर लिन अपने फायर फिमिक्स के साथ में हवा में उड़ते हुए सामने आता है। यहाँ पर लिन के इस तरीके से अपने फायर फिमिक्स दिखाने का मतलब है कि वो भी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर इस जगह पर फाइट होती है तो शेंग का पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा। लिन को देखने के साथ ही शेंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। ये कहने लगता है तो तुम यहाँ पर अकेले नहीं आई हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारे पालतू कुत्ता भी आया है। हम यहाँ पर अभी बेकार की फाइट नहीं करना चाहते हैं, इस फाइट को बाद के लिए टाल देते हैं। अभी हमारा मेन फोकस तुम्हें हराना नहीं बल्कि उन जर्ड फैंस को हासिल करना है। जो भी उन्हें पहले ढूंढेगा उसका ही उस पर अधिकार होगा। एलवीसिया कहती है हाँ यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज को ऐड कर देना चाहती हूँ। जिस किसी को भी रूबी वाइन सबसे पहले मिलेगा वो दूसरे से फाइट करने की कोशिश नहीं करेगा।
यानी कि इसका मतलब हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है। जो भी रूबी वैंस को पहले ढूंढ लेगा उसका उस पर अधिकार हो जाएगा। दूसरे ग्रुप को अपने आप ही पीछे हटना होगा। इस तरीके से जिस ग्रुप के अंदर खोज करने की पावर ज्यादा होगी वो सब कुछ हासिल कर लेगा। यहाँ पर शैंग एलविसे की बातों का कुछ जवाब नहीं देता, वो बस अपनी टीम के साथ में यहाँ चला जाता है। इसी टाइम पर लिन वापस से जमीन पर आता है। एलविसे कहने लगती है, लिन चुआन तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? लिन कहता है, ये बात सबको पता है आगे क्या होगा। शैंग बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं है। अगर हमने उससे पहले रूबी वैंस को ढूंढ भी लिया तो भी फाइट तो होगी ही। शैंग की पावर किसी भी तरीके से मुझसे कम नहीं है, वो भी एक स्काई फाइटर है। इसके अलावा उसकी इंस्टिंक्ट्स भी काफी अच्छी है। ऐसा हो सकता है वो हमसे पहले रूबी वैंस को ढूंढ ले। एलविसे कहती है, यानी इसका मतलब अभी भी हम हार सकते हैं। इसी टाइम पर थोड़ी आगे से इस साइंटिस्ट की आवाज आती है जो कहने लगती है, मिस एलविसिया क्या अब हम आगे खोज शुरू कर सकते हैं? एलविसे कहती है, हाँ जल्दी से, हमें जल्दी से रूबी वैंस को ढूंढना होगा। लेकिन अब जब हमें पता है हमारे यहाँ अलावा भी यहाँ पर कोई और है जो कभी भी हम पर अटैक करने के लिए आ सकता है और वो लोग किसी तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए हमें खुद ही काफी जल्द सतर्क रहना होगा क्योंकि कहीं से भी वो ग्रुप दोबारा से हम पर अटैक कर सकता है। हमें हर समय फाइट के लिए तैयार रहना है। ये सुनने के साथ ही वहाँ सामने की तरफ ये जितनी भी साइंटिस्ट होती है ये सब के सब अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लेती है। इन तीनों के हाथ में बड़े बड़े मैकेनिकल हार्म आ जाते हैं। मैंग कहता है, ब्रदर लेन अब आगे क्या होने वाला है? क्या हमें सच में उन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी? लिन कहता है, हाँ फाइट तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये फाइट बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे अभी हुई थी। वो चालाकी से हम पर अटैक करेंगे, सामने से अटैक करने की उनमें अभी भी हिम्मत नहीं होगी। उनके इस तरीके से चालाकी वाले अटैक को हम अपनी होशियारी का यूज करके उनके ऊपर ही उल्टा कर सकते हैं। बस हमें साथ में रहना होगा और सुधर सतर्क रहना होगा। मैंग कहता है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब वो लोग हम पर अटैक करने के लिए आए थे तब मैंने देखा था उनमें से कोई भी थका हुआ नहीं था। वही दूसरी तरफ हम लगातार मुश्किल से फाइट करके कब थके हुए हैं। भले ही हमने आराम किया हो लेकिन फिर भी काफी सारे लोग थोड़े इंजर्ड है। इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन में अब उन लोगों से फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लिन कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब की सब डेकोन सिटी से बिलोंग करते हैं जिनके ऊपर लगातार ही मौसम अटैक होता रहता है, इसलिए हमें कभी भी टाइम नहीं मिलता कि हम आराम से पूरी बॉडी को हील कर सकें। इसलिए इस तरीके से बॉडी का थोड़ा बहुत इंजर्ड रहना हमारे लिए नॉर्मल है, हम फाइट कर सकते हैं। मैंग और लिन के बीच में ये बातें चल रही होती है, तभी एकदम से वेंडाओ उनके पास में आ जाता है और उनसे कहने लगता है, मैं तुम दोनों को इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता लेकिन हमारे पास में बात करने का टाइम नहीं है। तुम दोनों के बीच में जो ये बातें चल रही है इस सबको बाद में करना, पहले जल्दी से हमारी खोज को शुरू करते हैं। ये कहते हुए वेंडाओ लिन और मैंग को अपने साथ में लेकर तेजी से भागना शुरू कर देता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर ये लावा के एक पुल के पास से गुजरते हैं और फिर उसके थोड़ा आगे एक बर्फ का एरिया होता है जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है। ये देखकर एलविसे कहने लगती है, यहाँ का माहौल काफी ज्यादा अजीब सा है। थोड़ी देर पहले हम लावा के पास से गुजर रहे थे और अब यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे जाने का रास्ता इनको बिल्कुल पता ही नहीं है। मतलब पूरा एरिया एक भूलभुलैया की तरह है, चारों तरफ कई जगह के रास्ते हैं जहाँ से जा सकते हैं। ये देख रहे एलविसिया उस प्रोफेसर से पूछने लगती है, प्रोफेसर आपको क्या लगता है हमें यहाँ से किस तरफ जाना चाहिए? आपको एग्जिट रास्ता पता तो है ना, हमें किस तरफ जाना है? प्रोफेसर एक दिशा में इशारा करती है जहाँ से आगे बढ़ने का ज्यादा रास्ता नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए इस रास्ते से गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एलविसिया से आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, तुम पूरे श्योर तो हो ना कि यही सही रास्ता है? प्रोफेसर कहती है, हाँ बिल्कुल यही सही रास्ता है, मैं 100% श्योर हूँ। ये सुनने के साथ ही एलविसा को थोड़ा आगे की तरफ कुछ एनर्जी फील होती है। वो खुश तो बोलने लगती है, हम एकदम करीब है, जहाँ से थोड़ी दूरी पर रूबी वाइन्स है। ये कहते हुए एलविसिया अब और भी तेज से आगे बढ़ने लगती है और फिर इस सक्रिय जगह से बाहर निकलते ही उसे शेन, क्विंडो और हमारे बाकी को सारे कल्टिवेटर दिखाई देते हैं। ये लोग भी किस दूसरे रास्ते यूज करके इस जगह पे पहुंच चुके हैं। जैसे एलविसिया शेन को दिखती है वो उससे कहने लगती है, कि तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से हमारा पीछा करना शुरू कर दिए। शेन कहते हैं, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे, तुम हमारा पीछा कर रहे हो, यहाँ पर हम तुमसे पहले आए थे। ये सुनकर एलविसिया को भी चिढ़ जाती है, वो इसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और फिर एकदम से खुद गुस्सा शांत करते हुए कहने लगती है, अभी तक वो रूबी वैन मिला नहीं है, तुम जाओ अपने रास्ते निकलो, हमारे पास में बिल्कुल भी तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। शेन कहता है, हमारे पास में तो बहुत ज्यादा टाइम है क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है तुम लोगों को कभी भी वो रूबी वैन मिलेगा ही नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं। ये कहते शेंग अपने साथियों के साथ में वहां से कहीं और निकल जाता है और ये सुनकर एलिसा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़ाई शुरू नहीं करती क्योंकि उसे पता है उसका मेन गोल क्या है। उसे यहाँ पर किसी भी तरीके से रूबी वाइन नाम की एक चीज को ढूंढना है जो कि बहुत ज्यादा कीमती होती है। यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स में से जो भी ग्रुप इस चीज को पहले ढूंढ लेगा उसका उस पर अधिकार हो जाएगा और दूसरे ग्रुप की सारी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से एलविसिया अपना पूरा फोकस अपनी खोज पर रखती है। कुछ देर तक ऐसे आगे बढ़ने के बाद में एलविसिया अपने सर साथियों के साथ में एक पहाड़ टाइप जगह पे पहुंचती है जहाँ से नीचे जाने की जगह है। ये देखकर वो कहने लगती है, मुझे खुद वहां से नीचे जाना होगा। ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही एक रस्सी का यूज करके वहां से नीचे कूद जाती है। वहां नीचे के साइड में काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें देखकर ऊपर जितने साइंटिस्ट होते हैं उन सभी से कहने लगती है, सब के सब जल्दी से नीचे आ जाओ और यहाँ पर आके सैंपल लो। ये सुनने के साथ ही साइंटिस्ट की टीम भी नीचे आती है। वो तेजी से उस जगह सैंपल लेने लगते हैं। इन सारे क्रिस्टल को देखकर एल्विस को काफी उम्मीद हो रही होती है
कि उसने सक्सेस पा ली है। यही सारे रूबी वैन से क्रिस्टल्स है और इनसे उन्हें काफी अच्छा फायदा होने वाला है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सारी जांच होने के बाद में एल्विसिया इन सेंटिस्ट से पूछने लगती है, सब कुछ कैसे चल रहा है, तुम्हें पता चला ये सब कुछ क्या है? हम लोग कामयाब हो चुके हैं, है ना? साइंटिस्ट बोलती है, नहीं, हम यहाँ कामयाब नहीं हुए। हमने काफी सारे क्रिस्टल्स को अच्छी तरह स्कैन किया है, हर एक के अच्छे से सैंपल लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कल इतना पता चला है इन क्रिस्टल्स का 10% पार्टी रूबी वैन से मेल खाता है, यानी कि ये वो नहीं है। ये सुनकर एल्विसा काफी निराश हो जाती है। वो कहने लगती है, यानी इसका मतलब हम अभी भी कामयाब नहीं हुए हैं, हमें अपनी खोज को और ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसे जारी रखना होगा। तभी एक साइंटिस्ट बोलती है, जहाँ पे जितने भी क्रिस्टल से उन सभी की जांच हो चुकी है, कोई भी क्रिस्टल रूबी वाइन नहीं है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। इसी टाइम पर एल्विसिया वापस हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता है वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की लीडर है। अगर वो खुद उदास हो जाएगी तो ये सबके सभी उदास हो जाएंगे। इसलिए एल्विसिया हंसते हुए इन सभी से कहने लगती है, कोई बात नहीं, अभी हमें ये क्रिस्टल्स मिले हैं, लेकिन जल्दी ही रूबी वाइन से मिलेंगे। इनके 10% कंसंट्रेशन है, लेकिन जैसे ही हम रूबी वैन से पहुंचेंगे तब उनके अंदर 100% कंसंट्रेशन होगी और तब हम कामयाब हो जाएंगे। अब हम हार नहीं मान सकते हैं, हमने इस जगह तो ढूंढ लिया है, अब हमें बस यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। ये मत भूलो, हमारे अलावा यहाँ पर एक और ग्रुप है जो कि हमसे भी ज्यादा तेजी से उस रूबी वैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए अब इस स्टेप पहुंचने के बाद में हम हार नहीं मान सकते हैं, हमें और तेजी से यहाँ से आगे बढ़ना है। तभी एकदम से लिन कहने लगता है, एल्विसिया बस अब रुक जाओ, यहाँ पर हम सभी सोल्जर्स को काम करते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, हमें से कोई भी एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया है। जैसा कि तुमने कहा, ग्लोबल ग्रुप भी इसी जगह पर है और वो भी हमारी तरह ही रूबी वैन्स को ही ढूंढ रहे हैं। अगर हमने किसी तरीके से उनसे पहले रूबी वैन्स को ढूंढ भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे सोल्जर बहुत बेहद थक चुके होंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा हमें रूबी वैन्स मिल चुके हैं तो वो हम पर अटैक करेंगे और उस टाइम पर हमारी हालत बिल्कुल वैसी नहीं होगी कि हम सभी से फाइट कर पाए। एल्विसिया कहती है, लेकिन लिन कहता है, यहाँ पर कोई भी लेकिन नहीं है, तुम्हें खुद सोचना होगा तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे लिए वो रूबी वैन्स इंपॉर्टेंट है या फिर यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है उन सभी की लाइफ। मैं एक बात यहाँ पूरी तरह इंश्योर कर देना चाहता हूँ, ग्लोबल ग्रुप हो सकता है अभी भी हमारे पर नजर रखे हुए, वो बस इंतजार ही कर रहे हैं सही मौके का, जिस टाइम पर हमारा बिल्कुल ध्यान ना हो या फिर हम सबके साथ बुरी तरह थके हुए हों। अगर एक बार ऐसा हो गया तो चाहे हम कुछ भी कर ले, कोई भी खतरनाक मटेरियल इस जगह पर ढूंढ ले, हम हार ही जाएंगे। ये सुनकर एल्विसिया को ना चाहते हुए भी लिन की बात माननी पड़ती है। वो वहाँ पे खड़े हुए सभी सोल्जर से कहने लगती है, तो फिर ठीक है, इसी जगह पर हम कुछ देर आराम करेंगे। आप सबके पास में अब 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे आराम करो, उसके बाद में ये मिशन आगे शुरू होगा। लेन कहता है, जी काफी ठीक रहेगा, वेंडाओ तुम जाओ, तुम जाकर आराम करो। जब तक सभी सब आराम करेंगे मैं यहाँ पर इस जगह की निगरानी करता हूँ। फाइट के टाइम पर तुम्हारा टिप टॉप होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है वो सबके साथ तुम्हें बहुत मानते हैं। लिन की इन बातों को विंडो समझ जाता है, वो थैंक यू बोलकर वहां चला जाता है और फिर एक अच्छी जगह देखकर वहां पर आराम करने लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी के बंदे होते हैं वो सभी सो जाते हैं, सिवाय लिन के, जो कि आराम से एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और चारों तरफ नजर रखे हुए है। इसी टाइम पर हम देखते हैं मैंग भी सोया नहीं है, वो बस सोने का नाटक करके आराम से लेटा हुआ है और लिन की तरफ देखकर सोचने लगता है, बट लिन पता नहीं क्या कर रहा है, वो भी चाहे तो आराम कर सकता था। वैसे भी यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं है, अगर वो आराम कर भी लेगा तो भी क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, मुझे भी फाइट के अंदर आगे बढ़कर सपोर्ट करना है, इसलिए अपना पूरा फोकस खुद के रेस्क्यू पर देना चाहिए। मैंने काफी लंबे टाइम से काफी सारे अच्छे काम किए हैं, इसकी वजह से मेरे पास में कई सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट है जिनका मैंने अभी तक यूज नहीं किया। इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से मैं सिस्टम की किसी पावर को यूज नहीं कर रहा हूँ, अब टाइम हो चुका है सिस्टम की एक पावर का यूज करने का। ये कहते मैं अपने सिस्टम की पावर को यूज करके अपने कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट लगाकर खुद की बॉडी को हील करने लगता है। मैंग की ये टेक्निक काफी अच्छी काम करती है, काफी तेजी से उसकी बॉडी हील होने लगती है। यहाँ पे न केवल मैंग की बॉडी हील हो रही है, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी कमी हुई है वो सबके सब भी उसे मिलती जाती है। इस सब से उसे अच्छा भी लगने लगता है। यहाँ पर मैंग इस प्रोसेस के मजे ले रहा होता है। इसी टाइम पर यहाँ पर कुछ अजीब सा हो जाता है। एक सोल्जर जो किसी देर से आराम से सो रहा होता है वो एकदम से उठता है और एल्विसिया के पास में आकर उसके बैग के अंदर कुछ छिड़कने लगता है। उसके अंदर से एक इक्विपमेंट जो कि एप्पल की फर्स्ट कॉपी है, ये एक स्ट्रॉबेरी लैपटॉप है, उसे बाहर निकाल कर, वैसे तो ये एक स्ट्रॉबेरी पैड है, उसे बाहर निकाल कर तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर लैन को बिल्कुल भी चीज की उम्मीद नहीं होती कि उसके ग्रुप का एक बंदा इस तरीके की कोई हरकत करेगा। लैन एकदम से इसी बंदे को यहाँ से भागते हुए देखता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता यह है कौन। वो जोर चलाता है, वेंडाओ। लिन के इतना कहने के साथ ही वहाँ जितने सोल्जर सो रहे होता है वो तुरंत उठ जाता है। उनमें से उठते बोलता है, क्या हुआ, क्या कोई अटैक हुआ है? वेंडाओ कहता है, ब्रदर लिन, क्या तुमने कुछ नोटिस किया, मुझे बताओ। लिन कहता है, तुम सबके साथ पूरी तरह सतर्क हो जाओ, मुझे लगता है वहाँ पर कोई था जो कि अभी भी यहाँ से भाग कर गया है।
तुम सबके साथ पूरी तरह सतर्क रहना, मैं सीधे उस बंदे के पीछे जा रहा हूँ। ये सुनकर वेंडाओ अपने सारे सोल्जर्स को अटैक के लिए रेडी कर देता है। उन सभी से कहने लगता है जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ। तभी एलवीसी कहती है हमारे पास में जितने भी इक्विपमेंट है उन सभी को चेक करो, जब पता लगाओ उस लड़के ने जो कि यहाँ से भाग के गया है उसने क्या चुराया है, और इसके अलावा हमारे साथ में यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी गिनती करो, पता लगाओ वो था कौन जो कि यहाँ से भाग के गया है, वो हमारी टीम का ही था या फिर किसी और ग्रुप का कोई मेंबर यहाँ पर अंदर घुस आया और हमें उसके बारे में पता ही नहीं चला। इसी टाइम पर एक साइंटिस्ट बोलने लगती है मैं देख पा रही हूँ हुपेंग यहाँ पर नहीं है, वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसका मतलब वो हमारे ग्रुप के अंदर एक गद्दार था। इसी टाइम पर एल्विसिया अपने सूटकेस के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है, उसे कोई चीज मिल नहीं रही है। तभी मैन उसके पास में आता है और कहने लगता है मिस एल्विसिया क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं? एल्विसिया कहती है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ है जो कि गायब है। तभी एल्विसिया को पता चलता है उसके पास में जो स्ट्रॉबेरी पैड था वो वहां से गायब हो चुका है। वो तुरंत ही मैन को इस बारे में बताती है कि उस पैड के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा था, जितने भी ओर्स उन्हें अब तक मिले हैं और जितने भी सैंपल्स उन्हें इकट्ठा किए हैं उन सभी की जानकारी उस पैड के अंदर थी। साइंटिस्ट बोलती है जिनिस का मतलब हुपेंग ने हमारा डेटा चुराया है, वो यहाँ से चुराकर सीधे ग्लोबल ग्रुप के पास में जाएगा। इसी टाइम पर एक दूसरा सोल्जर भी पटना करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता है मुझे तो पता ही था उस लड़के के ऊपर मुझे विशेष शक था। जब भी मैं हुपेंग को दिखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। कुछ टाइम पहले तो उसके ऊपर एक केस भी हुआ था, गैम्बलिंग के गेम के अंदर अपने काफी सारे पैसे लगा दिए थे और फिर उसे चुकाए नहीं थे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है उसने ग्लोबल ग्रुप से ये पैसे लिए हों और उसके बदले में वो हमारी जासूसी कर रहा है। ये सुनकर एक तीसरी लड़की बोलती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा हमारे बीच में ये गद्दार था और बाकी सबको पता ही नहीं चला और उसने हमारे साथ में इस फेस पे आकर इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। एल्विसिया कहती है अभी सारी बातें बंद करो, उसको मैंने हमारी टीम के अंदर सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। लिन चुआन हुपेंग के पीछे गया है, हो सकता है वो उसको पकड़ ले, लेकिन अगर फिर भी वो उसे नहीं पकड़ पाता है तो जैसे लिन चुआन यहाँ वापस लौटेगा हम तुरंत ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैंग कहता है फिर इस दिक्कत की कोई बात नहीं है, ब्रदर लिन हुपेंग के पीछे गए वो जरूर से उसे पकड़ ही लेंगे और जैसे ही उसे पकड़ेंगे तो वापस से लेके आ जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंग के इतना कहने के साथ ही लिन चुआन वापस से इस जगह पहुंच जाता है और कहने लगता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो लड़का जो यहाँ से भाग के गया था वो यहाँ से निकल गया है, हमें भी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मेरे को दिखाई दे रहा था वो यहाँ से जिस जगह पर गया था वहाँ पर और भी काफी सारे लोग थे, हो सकता है वो हमारी तरफ ही आ रहे हो हम पर अटैक करने के लिए, ऐसे भी हो सकता है वो सब के सब ग्लोबल ग्रुप से बिलोंग करते हो, यानी कि उन्हीं ने अपने एक बंदे को हमारी तरफ भेजा होगा। एल्विसिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, असल में हमारा एक बंदा गद्दार निकला, उन्होंने हमारे बीच में एक स्पाई छोड़ रखा था जिसने हमारा एक स्पेशल टैबलेट चुराकर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ग्लोबल ग्रुप को दे दी है। अब उन्हें पूरी तरह से पता है कि हम किस किस जगह पर चेक कर चुके हैं, इसकी मदद से अब वो अंदाजा भी लगा सकते हैं अब हम यहाँ से किस जगह पे जाने वाले हैं। लिन कहता है कि सच में ऐसा हो गया है, काश मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मुझे पकड़ने में थोड़ा और जोर लगाता। ग्लोबल ग्रुप ने हमारे बीच में एक स्पाई छोड़कर बहुत बड़ा गेम खेला है। लिन जब इसे कुछ कह रहा होता है तब एल्विसिया अपना एक अलग प्लान बनाने लगती है। तभी एकदम से उसके माइंड में एक बहुत ही शानदार प्लान आता है। वो तुरंत ही इस साइंटिस्ट से बोलने लगती है प्रोफेसर आपका लैपटॉप मेरे उस टैबलेट से में कनेक्टेड था, यानी इसका मतलब उस टैबलेट का जितना भी डेटा था वो सारे का सारा आपके लैपटॉप के अंदर भी है, मुझे जल्दी से उसे चेक करना है। जी सुनकर वो साइंटिस्ट तुरंत ही अपना लैपटॉप एल्विसिया को पकड़ा देती है। एल्विसिया आगे बोलती है ग्लोबल ग्रुप का लीडर शैंग वो तो चालाक है, उसे हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी लेकिन वो उसका एकदम सही तरह से यूज करने की कोशिश करेगा। ऐसा हो सकता है वो पूरे दिमाग ने लगाए और फिर ये चेक करने की कोशिश ना करे कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत। उसकी इस ट्रिक का जवाब हम एक और शानदार ट्रिक से देंगे जिसके अंदर वो बहुत बेहतर फंस जाएगा। अब ऐसा हो सकता है हम सभी की जान खतरे में पड़ जाए, लेकिन फिर भी या तो वो रूबी वाइन हमारे हवाले होगा या फिर वो किसी को नहीं मिलेगा। ये कहते हुए एल्विसिया उस लैपटॉप के अंदर कुछ छेड़ करने लगती है। साइंटिस्ट कहती है मिस एल्विसिया क्या कुछ हुआ? उस लैपटॉप के अंदर ये सारी छेड़ करने के कारण एल्विसिया की बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी एनर्जी आने लगती है, मतलब वो यहाँ उस लैपटॉप में छेड़ नहीं कर रही है बल्कि उसके डेटा को अपनी एनर्जी के साथ मर्ज कर रही है। जब एल्विसिया की ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो बड़ी आसानी से इस पूरे एरिया को स्कैन कर पाती है। इसके बाद में उसे पता चलता है एक दीवार के पीछे एक रास्ता है। वो तुरंत ही उस दीवार की तरफ इशारा करती है और सबसे कहती है अगर हम यहाँ से खुदाई करेंगे तो हमें एक शॉर्टकट रास्ता मिल सकता है जिससे हम रूबी वैंस के पास में काफी जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए तेजी से इस जगह पर खुदाई शुरू करो। एल्विसिया के इतना कहने के साथ ही ये दोनों लड़कियां इस काम पे लग जाती है। फिर एल्विसिया लिन से कहती है लिन यार बहुत ज्यादा खतरा है, हम यहाँ पर इस रास्ते को तो खोल देंगे लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है हम इस रेस के अंदर पीछे रह जाएं। अगर हम पीछे रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल हमारा नुकसान होगा, लेकिन वहीं अगर हम आगे हुए तो हमारी फाइट होने वाली है, वहां पर तुम्हें हमें सपोर्ट करना होगा। मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, हम सभी की सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। लिन कहता है चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा,
लिन के इतना कहने के साथ ही ये दोनों साइंटिस्ट जो काम पे लगी हुई थी, इनका ये खुदाई काम खत्म हो चुका है। इन्होंने अपने लेजर वेपन से उस दीवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। इसके तुरंत बाद ये कहने लगती है, रास्ता खुल चुका है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे सच में एक रास्ता है। ये सुनकर लिन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। वेंडाओ, तुम बाकी सबको प्रोटेक्ट करना, आगे के एरिया पे मैं नजर रखूंगा, बाकी चारों तो तुम नजर रखो। वेंडाओ कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो। इसी टाइम पर मैंग सोचने लगता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी ही उसका पता लगाना होगा। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद देखते हैं इस रास्ते का यूज करके एलवीसी ग्रुप के सभी मेंबर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लिन यहाँ पर इन सभी को लीड कर रहा है, सबके आगे ही चल रहा है। वो आगे चलते हुए कहने लगता है, ये वही जगह है जहाँ से ग्लोबल ग्रुप के लोग गुजरे होंगे। कोई भी अलग होने की कोशिश मत करना, ऐसा हो सकता है वो मेरा इंतजार कर रहे हो या फिर इन्होंने कोई ट्रैप बिछाया हो। लिन कहता है कि तभी से दिखाई देता है सामने की तरफ एक बहुत बड़ी खाई है। इसे देखते हुए कहने लगता है, यहाँ पर जो भी पत्थर है ये सभी सब काफी ज्यादा लूज है, इसलिए एज के एकदम पास मत आना। एक सोल्जर कहता है, हम तो यहाँ पे फंस गए, यहाँ से आगे जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं है। एलिसे कहती है, चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ये कहते वो उस खाई के पास में आकर नीचे की तरफ देखने लगती है और फिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सबको बताती है जहाँ नीचे की साइड से रूबी वैन की काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है, जिसका मतलब वो यहाँ से नीचे ही है। लिन चुआन, हमें जल्दी से यहाँ से नीचे जाना होगा, जल्दी से मेरी से मदद करो। लिन कहता है, नहीं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, जैसे कि तुमने कहा यहाँ पर नीचे काफी ज्यादा एनर्जी है। अगर सच में ऐसा हुआ तो जैसे ही मैं इस एनर्जी के काफी ज्यादा पास से पहुंचूंगा, मेरी फ्लैंक पावर बहुत बुरी तरह अनस्टेबल हो जाएगी। एलिसी कहती है, लेकिन हमारे पास में जो रोप है वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं है कि इस खाई के अंदर एक तो नीचे जा सके, और जैसा कि तुमने कहा इस जगह के पत्थर काफी ज्यादा लूज है, इसलिए हम यहाँ पर खुदाई भी नहीं कर सकते। तो यानी कि अब यहाँ पर एक ही रास्ता है, हमें जल्दी से कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इतने करीब आने के बाद में हमें से पीछे नहीं हट सकते हैं। ये कहते हुए एल्विसिया दीवार के पास होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अभी भी लिन सबसे आगे बढ़कर सबको लीड करता है और सारे सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं। जैसे जैसे लिन यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है, इससे के पत्थर और जैसे लूज होते जाते हैं। वो कहने लगता है, सबके सब हर एक कदम एकदम ध्यान से रखना, इस जगह के पत्थर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये सुनकर एक सोल्जर बोलने लगता है, क्या मतलब स्टेबल नहीं है? उस सोल्जर के इतना कहने के साथ ही वो जिस जगह पर अपना पाँव रखता है उस जगह पत्थर पूरी तरह हिल जाता है। इसके साथ ही वो जोर से नीचे तक गिरने लगता है। मैंग उसके ठीक सामने होता है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उस सोल्जर की तरफ फेंकता है और पूरी तरह से उसकी बॉडी पर लपेट देता है। मैंग की ये स्वॉर्ड एक रस्सी से बंधी हुई है, जिसकी वजह से इस सोल्जर की जान बच जाती है। मैंग वापस से इसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। वो सोल्जर ऊपर आने के साथ ही मुकेल जॉइंट भी गिरता है और फिर मैंग थैंक यू कहने लगता है। एल्विस कहती है, अब सब लोग एकदम सेफ है, हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, हमें जल्दी से आगे बढ़ना जारी रखना होगा। यहाँ से हम जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा खतरा अब ज्यादा बढ़ता जाएगा। एल्विस कहती है कि तभी उसे कुछ आवाज से आने लगती है। वो जोर से कहती है, ये सब क्या हो रहा है, ये आवाज किस तरह की? तभी ऊपर की तरफ देखती है, ऊपर से काफी सारे पत्थर नीचे तरफ गिर रहे हैं। ये देखकर कुछ सोल्जर काफी डर जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये गुफा तो ढहना शुरू कर दी। इसी टाइम पर लिन अपनी स्किल का यूज करने लगता है, जिससे वो हमें मुंडते हुए उस जगह पर काफी जंजीरें बिछा देता है और सभी सोल्जर से कहता है, एकदम शांत हो जाओ, मैं किसी तरीके से इन पत्थरों को रोकने की कोशिश करता हूँ, बाकी सबके सब मिस एल्विसी को प्रोटेक्ट करो और ब्रदर वेंडाओ अपने आसपास में नजर रखो, जो ये पत्थर नीचे पहुंच जाएं उनको तुम रोकने की कोशिश करना। ये कहते हुए लेन उन पत्थरों के ऊपर जोर से टक्कर देता है। एक साथ ही उन पत्थरों के कैसे टुकड़े हो जाते हैं। इतने अवतार में पत्थर काटने के बावजूद भी कुछ पत्थर होते हैं जो कि नीचे तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें वेंडाओ काट देता है, लेकिन फिर भी ये स्टोन शावर रुकता नहीं है। एलिसा कहती है, हम यहाँ पर ऐसे खड़े नहीं रह सकते हैं, जल्दी से आगे बढ़ो, हम ज्यादा देर तक इस पत्थरों की बारिश रोक नहीं पाएंगे, हमें तेजी से किसी सेफ जगह पहुंचना होगा। ये सुनने के साथ ही वो सभी सोल्जर्स वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर एक सोल्जर जो कि ऊपर से देख रहा होता है, वो एकदम से कहता है, देखो वहाँ पर क्या है, वहाँ मुझे कोई पर्सन दिखाई दे रहा है। ये सुनने के साथ ही बाकी सभी ऊपर की तरफ देखते हैं, उन्हें भी ये बंदा दिखाई दे जाता है। मैंग कहता है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और ऊपर वो बंदा है, यानी कि इसका मतलब एल्विस कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उन पत्थरों को उसी ने गिराया होगा। लिन कहता है, मैं भी जाकर उसे पकड़ता हूँ। ये कहते हुए लिन तेजी से उठते हुए उस बंदे के पीछे चला जाता है। इसी टाइम पर मैंग के ठीक पीछे एक पत्थर गिरता है, जो कि सीधे एक सोल्जर के ऊपर गिरा है। उसके पांव उस पत्थर के नीचे बहुत दूर तक कुचल जाते हैं। वो जोर से कहता है, मेरे पांव पत्थर नीचे फंस गए हैं, मैंग जाओ प्लीज मुझे बचाओ। इसी टाइम पर वेंडाओ एक साइड से उस पत्थर के ऊपर हिट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो पत्थर धीरे धीरे हिलते हुए वहां से नीचे की साइड गिरने लगता है। इस टाइम पर मैंग उस घायल सोल्जर के हाथों को बढ़कर उसे जोर से खींचने लगता है। वेंडाओ कहता है, ये जगह अब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, पत्थरों गिरने के कारण तो अब तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंग जल्दी से तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, अपने साथ में मिस एल्विसिया को भी ले जाना। ये सुनने के साथ ही मैंग इस घायल सोल्जर और फिर एल्विसिया को उठाकर तेजी से भागने लगता है और भागते हुए कहता है, तुम दोनों का वजन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, अगर मैं तुम दोनों को उठाकर भागूंगा तो ज्यादा तेज रफ्तार में भाग पाऊंगा। एल्विसिया कहती है, तुम तो बहुत रूड हो, तुमने एक लड़की को इस तरह सामान की तरह उठा रखा है। इसी टाइम पर मैंग के ठीक ऊपर एक पत्थर गिरता है। मैंग जोर से कर अटैक डॉच करता है और फिर पीछे से देखकर वेंडाओ कहने लगता है, वेंडाओ संभल के, ये पत्थर बहुत बड़ा है। इस टाइम पर वेंडाओ उस पत्थर के ऊपर एक जोर अटैक करता है, जिसके साथ ही उस पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो कहता है, मैंग तुम आगे बढ़ो, यह काम संभाल लेंगे।
इसी टाइम पर वेंडा के साथ में जो बाकी सोल्जर्स होते हैं वो इन साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और इनको अपने साथ में लेकर तेजी से भागने लगते हैं। इसी टाइम पर एल्वी से कहती है, मैंग तुम रुक क्यों गए, भागना जारी रखो, हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकते हैं। इसके साथ ही पत्थरों गिरने की रफ्तार और ज्यादा तेज जाती है, लेकिन फिर भी किस तरीके से ये सारे सोल्जर एक सेफ लोकेशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में सब लोग बहुत भीतर थक जाते हैं। एक सोल्जर जो घायल हुआ था उसके पांव पूरी तरह से काम करना बंद कर दिए हैं। पांवों के ऊपर पट्टी बांधकर किस तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मोरल सपोर्ट पूरी तरह टूट चुका है। एक साइंटिस्ट पास में बैठी होती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो कहती है, ये क्या हो गया, ये अटैक तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, हम बड़ी मुश्किल से वहां से बच के निकले हैं। एल्विसिया उस साइंटिस्ट के पास में आती है और उसे कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो? साइंटिस्ट बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई ह्यूमन इतना घटिया कैसे हो सकता है? ग्लोबल ग्रुप के लोगों ने केवल रूबी वाइन्स के लिए हम सभी को मारने की कोशिश की, वो हमें यहाँ पर मार के दफना देना चाहते थे। इसी टाइम पर लिन जुआन भी इस जगह पहुंच जाता है, खाली हाथ। उसे देखकर एल्वी से कहने लगती है, लिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर जो कुछ भी बंदा था, क्या तुम उसे पकड़ पाए? लिन कहता है, नहीं, वो तो भागने में कामयाब हो गया, मैं उसे नहीं पकड़ पाया, लेकिन मुझे एक चीज पता चली, वो बंदा ग्लोबल ग्रुप से बिलोंग करता था और उसके पास में एक स्नाइपर भी थी, जिससे उसने मेरी हार्ट के ऊपर एम करके टारगेट करने की कोशिश की। इसी वजह से मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। ये कहते लेन एल्विसा को एक पत्थर पकड़ाता है जिसके ऊपर कुछ अजीब से सिंबल बने हुए हैं। इसे देखकर मैं कहता है, ये पत्थर उस जगह पे था, यानी किसी ने इसे एक्टिवेट करके छोड़ा होगा। इस पत्थर को वहां पे रखा गया ताकि वहां के बाकी पत्थरों को एक्टिवेट करके हमारे ऊपर गिराया जा सके। एल्विसा कहती है, ग्लोबल ग्रुप के लोगों, ये बहुत ज्यादा घटिया हरकत थी, तुमने हमें यहाँ मारने की कोशिश की, इसकी तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। जब ये पूरा मिशन कंप्लीट होगा तब ऑफिशियली तौर पर हम तुम पर केस करके इस पूरे मामले को खत्म करेंगे। शेंग, तुमने ये सब कुछ शुरू कर दिया है, अब मुझे ब्लेम मत करना जब तुम्हारे ग्रुप के सभी लोग मारे जाएंगे। मैंग कहता है, मिस एल्विसिया, अभी मुझे यहाँ पर एक गड़बड़ लग रही है, क्या पूरी तरह श्योर है इस सब के पीछे ग्लोबल ग्रुप के लोगों का ही हाथ है? ऐसा हो सकता है वहाँ पर उनका एक बंदा हो, लेकिन फिर भी इसके लिए हम पूरे ग्रुप को सजा तो नहीं दे सकते, और वैसे भी हमने मेन जगह से अपना रास्ता बदल दिया था, यानी इसका मतलब ग्लोबल ग्रुप के लोगों को पता ही नहीं होगा हम किस जगह से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हम पर अटैक कैसे कर सकते हैं? एल्विसिया कहती है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे कौन है? यहाँ पर हम सभी को मारने से ग्लोबल ग्रुप के अलावा और किसको फायदा हो सकता है? और ग्लोबल ग्रुप के अलावा यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है, मतलब उन्हीं ने हम पर अटैक किया होगा। यहाँ पर शक की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, इसलिए अब टाइम हो चुका है हम डिफेंस करना बंद करके सीधे उन पर अटैक करें। अगर अब हम उन पर अटैक नहीं करेंगे तो जब वो हमारे ऊपर अगला अटैक करेंगे तो हमारे लोग और भी ज्यादा घायल हो सकते हैं और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंग कहता है, लेकिन एल्विसा कहती है, अब यहाँ पर बिल्कुल भी लेकिन की जगह नहीं है। अगर शेंग ने हमसे पहले रूबी वाइन्स को ढूंढ लिया तो वो इसके बारे में पूरे वर्ल्ड को बता देगा, पूरे वर्ल्ड के लिए वो हीरो बन जाएगा। उसके बाद हम चाहे कितनी मेहनत कर ले, उसके ऊपर कितने इल्जाम लगा ले, लेकिन वो सब कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि कोई भी हमारा भरोसा करने वाला नहीं है। इसलिए सभी सोल्जर्स मेरी बात को ध्यान सुनो, हमें ये पत्थर ठीक उस जगह से मिला है जहाँ पर वो अजीब सा बंदा था। हमें पूरा शक है इस सब के पीछे ग्लोबल ग्रुप का हाथ है, इसलिए हम सीधे उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, उनके सभी लोगों को मार दिया जाएगा। मैं यहाँ पर सबके सामने अनाउंस करती हूँ, तुम में से जो कोई भी ग्लोबल ग्रुप के एक भी बंदे को मारेगा उसे 30% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा एक ही मकसद है, ग्लोबल ग्रुप को खत्म करना। ये सुनकर वो जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब के सब पूरे जोश में आ जाते हैं। मैंग को अभी भी इस सब के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, वो सोचने लगता है ये सब चल क्या रहा है, अब मैं इन्हें कितना समझाने की कोशिश कर लूं, इनमें से कोई भी मानने वाला नहीं है, मुझे खुद ही सब कुछ पता लगाना होगा। यहाँ पर लिन को पता है मैंग क्या सोच रहा है, इसी वजह से इसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल होती है। मैंग और लिन आपस में बात करने लगता है। मैंग कहता है, बट लिन आपको क्या लगता है इस सब के पीछे सच में ग्लोबल ग्रुप का हाथ है? हमारे पास में सबूत नहीं है, हमें ऐसे उन पर अटैक नहीं करना चाहिए। लिन कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, यहाँ पर वैसे भी हमारे अलावा केवल वही है, वही हम पर अटैक किए होंगे। और एक और बात, जो सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही बाहर जितने भी लोग हैं उन सभी मन में भी उठेंगे। अगर उन्होंने हम पर अटैक करके हमें मार भी दिया तो कोई भी हमें जस्टिस नहीं दिला पाएगा, और अगर हमने बाहर जाकर जस्टिस की उम्मीद की तो उससे भी हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये चीज साबित नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने हम पर अटैक किया है। इसलिए अब हमें जो कुछ भी करना है वो यहीं पे करना है। एल्विसिया जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे जितने भी लोग हैं वो सबके सब बहुत भीतर से घायल हो चुके हैं, और इसके अलावा सब काफी डरे हुए हैं। उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि ये सब कुछ कहकर उन्हें वापस से हिम्मत दी जाए। लेने से कुछ कह रहा होता है, इस टाइम पर पीछे की साइड से इस बंदे की जोर चिल्लाने की आवाज आती है, जो कहने लगता है, अगर ग्लोबल ग्रुप का एक ही बंदा मेरे को दिखाई दिया तो मैं उसके ऊपर इसी एक्ट से अटैक करके उसका सर खोल दूंगा। उन लोगों ने हम पर अटैक करके ये बहुत ही घटिया हरकत की थी, हम वहां पे मर सकते थे। पैसों के लिए किसी को मारने की कोशिश करना ये बहुत ज्यादा गलत है। ये सुनकर लेनाई कहता है, सुन रही हो तुम, हमारे सारे साथी कितने ज्यादा गुस्से में, अगर हमने अभी भी उन्हें अटैक करने का मौका नहीं दिया और केवल डिफेंडिंग खेलते रहे तो इस गेम के अंदर हम हार जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, चॉइस हमेशा तुम्हारी होगी, इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हमेशा अपने प्रॉमिस को याद रखना, खुद को ज्यादा खतरे में मत डालना, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है।
जी कहते हुए लिन के चेहरे पर काफी चिंता के एक्सप्रेशन होते हैं। वही मन ही मन वो काफी अजीब तरीके से हंस रहा होता है। यहाँ से कुछ देर आराम करने के बाद में सबके सब वापस अपनी खोज को शुरू करते हैं। एल्विसिया लगातार इन सभी को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते जाती है, लेकिन यहाँ से जिस एरिया में वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा फॉग होता है। बिल्कुल भी आगे कहाँ बढ़ना है दिखाई नहीं दे रहा। टॉर्चेस के बावजूद भी कुछ भी वो आगे देख नहीं पाते हैं। ये देखकर सिर्फ सोल्जर थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं हमें यहाँ से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ से आगे भी कोई ट्रैप हो, कोई मॉन्स्टर हो, इसलिए हमें ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एल्विस कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास में एक स्पेशल स्किल है। मैं यहाँ के आगे के एरिया को खुद ही फील कर सकती हूँ और फिर सही रास्ता पता लगा सकती हूँ। ये कहते हुए एल्विस अपने स्किल का यूज करके सामने जितना भी एरिया होता है उस सभी को स्कैन कर लेती है और फिर बाकी सबसे कहती है नहीं, जैसा आगे का एरिया एकदम क्लियर सा लग रहा है और थोड़ी दूरी पर जडे वाइन होने के भी सिग्नल मिल रहे हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी सबके सब पूरी सतर्क रहना। एक्सरे विजन जल्दी से ऑन कर लो, हम इस एरिया में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये सुनने के साथ ही यहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं इनके पास में ये जो भी इक्विपमेंट्स है इन सभी को एक्टिवेट कर लेते हैं और इन सभी का ऐसे आगे बढ़ना जारी रहता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए एल्विसिया सभी सोल्जर को यही बताती है कि इस एरिया के अंदर काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जिन्होंने इस जगह पर थोड़ा बहुत पॉइजन फैला दिया है। लिन कहता है लेकिन ये पॉइजन ज्यादा ताकतवर नहीं है, हम सब इससे इम्यून है। यहाँ से हम बड़ी सैनी से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे फील हो रहा है इस जगह पर गैथलोन फ्लूइड काफी ज्यादा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम है, इसलिए ये हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। ये सुनकर ये सोल्जर जिसके दोनों पांव टूटे हुए हैं ये कहने लगता है तो फिर हम ऐसा आगे बढ़ी क्यों रहे हैं? जब हमें पता है यह पॉइजन है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए, हम किसी और रास्ते से भी तो आगे जा सकते हैं। ये कहते हुए ये काफी डरा होता है। दूसरा सोल्जर बोलता है एकदम चुप रहो, मिस एल्विसिया ने कहा ना पॉइजन ज्यादा खतरनाक नहीं है, वैसे भी इस पॉइजन के अंदर आना पत्थरों के नीचे दबने से तो कम ही खतरनाक होगा। और अब तुम एकदम चुप रहना, यहाँ पर मिस फॉग के बीच में, इसी वजह से यहाँ पर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें भी हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, हम शांति से यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ये सुनकर ये सोल्जर और डर जाता है। ये सोचने लगता है यहाँ पर पहले ही मेरे दोनों पाँव टूट चुके हैं, मैं बिल्कुल भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे ऊपर कोई खतरनाक अटैक हो गया तो ऐसा हो सकता है ये सारे लोग मेरे को यहीं पे छोड़कर यहाँ से भाग जाएं और मैं अकेला उस ट्रैक के अंदर फंस कर रह जाऊं, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मारा जाऊं। मैं किसी भी तरीके से मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहीं से बाहर निकलना है। यहाँ पर इस सोल्जर को पता भी नहीं होता, लेकिन असल में इसके ऊपर इस पॉइजन का इफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है ये उन सभी में से सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसी वजह से ये पॉइजन इसे बहुत बुरी तरह जकड़ लेता है। इसके अंदर काफी नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तभी एकदम से इसे फील होता है कोई एकदम इसके पास से ही गुजरा है। इसी के साथ ही वो जोरों चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? कोई यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। पिछली बार जिसने हम पर अटैक किया था वही हम पर दोबारा से अटैक करके हमें मारने वाला है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ये सुनकर एल्विस से कहने लगती है एकदम शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम तुम्हारे पास में ही है, तुम्हें शांत होना होगा, हम तुम्हें हर एक खतरे से बचाएंगे। तुम्हारी बॉडी के ऊपर पॉइजन का इफेक्ट हो रहा है, तुम्हें जो कुछ भी दिखाई या भी फील हो रहा है ये सब कुछ एक इल्यूजन है। सोल्जर कहता है इल्यूजन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ असली है, तुम सबके सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सुनने के साथ ही इस सोल्जर के ऊपर जो पॉइजन का इफेक्ट होता है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। इस सामने की तरफ अब जितने भी साथ दिखाई देने लगते हैं उन सभी को ये एक मोस्टर समझने लगता है, जो कि अब कभी भी इस पर अटैक कर सकता है। उन्हें देखकर ही जोर से मोस्टर चिल्लाने लगता है। तभी उस सोल्जर की गर्दन के ऊपर एक जोर से अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इस अटैक को वेन डाउन ने किया है। अटैक करने के बाद में वो कहने लगता है मुझे यकीन है जब तक ये होश में आएगा तब तक पूरी तरह ठीक हो चुका होगा, अभी फिलहाल के लिए इसे बेहोश कर देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसी समय कुछ सोल्जर जो कभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं उनमें से एक तेजी से नीचे तक गिरने लगती है। सामने की तरफ एक खाई है, दूसरा सोल्जर सही टाइम पर उसे बचा लेता है और फिर उसे जल्दी से ऊपर खींचते हुए कहने लगता है यहाँ पर सामने की तरफ एक खाई है, फॉग के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मिस एल्विसिया, कैप्टन जल्दी से यहाँ पर आओ। ये सुनकर वेंडा उस खाई के पास में आता है और वहां से नीचे एक पत्थर फेंकते हुए कहने लगता है इस पत्थर की मदद से हमें पता चलेगा यहाँ से गहराई कितनी ज्यादा है। इसी के साथ ही जैसे विंडो के हाथ में से वो पत्थर छूटता है वो कहीं गहरे में गिर जाता है, कहीं पर भी उसकी आवाज नहीं आती। कुछ देर तक आवाज न आने के बाद में विंडो कहने लगता है मुझे लग रहा है या तो यहाँ से नीचे कोई लिक्विड है जिस वजह से आवाज ऊपर नहीं आ रही है, या फिर ये बहुत ही ज्यादा गहरा है। इनमें से जो भी सिचुएशन सही होगी हम दोनों में ही नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे ऐसा हो सकता है वो ग्लोथल फ्लूइड हो। एलिसी कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यानी कि हमें यहाँ से कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसी टाइम पर लिन भी उस खाई के एकदम पास में आकर कहने लगता है मुझे से लग रहा है यहाँ से आगे निकलने का जरूर से एक अलग रास्ता है, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कहीं से हमें एक स्लोप मिल सकता है जहाँ से हम आसानी से नीचे उतर सकते हैं। एल्विस कहती है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर ठीक है, हम जल्दी से चारों तरफ फैल जाते हैं और इधर उधर दूसरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सुनने के साथ ही वेंडा अपने सारे साथियों को इसी का ऑर्डर दे देता है। यहाँ से हम मैन को दिखते हैं जो कि इधर से उधर कोई दूसरा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो सोचने लगता है मुझे यहाँ पर कुछ अजीब से फील हो रहा है। बर्दरलैंड जब यहाँ पर मेरे साथ में इस गुफा के अंदर आए थे तब उनका बिहेवियर काफी ज्यादा अलग था, लेकिन अब उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। मुझे सबके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं आगे सोच रहा होता है तभी एकदम से उसे कुछ अजीब से आवाज आने लगती है।
इसी के साथ ही वो जल्दी से अपनी तरह निकालते हुए सोचने लगता है। यहाँ पर कदमों की संख्या और इसके अलावा सोल्जर्स की हार्ट बीट एकदम से कब से तेज हो चुकी है। यहाँ पे जरूर से हमारे अलावा भी और कोई भी है जो कि अभी भी इस जगह पर एंटर हुआ है। ये कहते मैंग पीछे देखता है, पीछे लिन है जो काफी तेज से उसकी तरफ आ रहा है। वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है अब टाइम हो चुका है, यहाँ से बाहर निकला जाए। यहाँ पर हम जो भी काम करने के लिए आए थे वो कंप्लीट हो चुका है। तभी लिन के पीछे से वेंडो की हो जाती है। वो कहने लगता है ये लोग हम पर दोबारा से अटैक करने के लिए आ गए हैं, इस बार हम इनमें से एक को भी यहाँ से निकलने नहीं देंगे। ये सब के सब अब यहीं पर मारे जाने वाले हैं। मैंग जब इन आवाजों सुनता है वो कब से चौंक जाता है, उसे सुन भी नहीं आता अचानक से ये अटैक कैसे शुरू हो गया। तभी लिन मैंग के एकदम पास में आकर उसे कहने लगता है मैंग ये तुम क्या हुआ, तुम अचानक से इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर क्या हुआ है। मैंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ है वहाँ पर। लिन कहता है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, काफी सारे सोल्जर्स हम पर अटैक करने के लिए आ गए हैं। वेंडाओ उसके साथ ही मिलकर उनसे भी तो फाइट कर रहे हैं। वो ज्यादा लंबे टाइम तक उन्हें उस जगह पर रोक नहीं पाएंगे। मुझे यकीन है वेंडो काफी सारे सोल्जर्स को मार देगा, लेकिन फिर भी ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरे पास में ये कुछ इक्विपमेंट्स है जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इनके अंदर काफी सारे बॉम्ब्स है और इसके अलावा सर्वाइवल का काफी सारा सामान है। हम जहाँ से यहाँ पर अंदर एंटर किए थे वहां से पीछे की तरफ भागना शुरू करो, ठीक उस जगह पर जाओ जहाँ पर हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी। वहां से तुम ऊपर चढ़ना शुरू करना और इसके अलावा इन बॉम्ब्स का यूज करके अपने लिए एक अलग से रास्ता बना लेना। मैंग कहता है ब्रदर लिन ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मुझे ऐसे भागने के लिए कह रहे हैं जिस टाइम पर हम पर इतना बड़ा अटैक हुआ है, हम ऐसे भाग कैसे सकते हैं। लिन कहता है हाँ तुम्हें ये करना ही होगा। वहां पर ऊपर की तरफ काफी सारे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर क्या चल रहा है इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। वहां बाहर जाने के बाद में तुम मदद को लेकर यहाँ पर आ सकते हो। वहां पर सभी लोगों को यह बताना कि ग्लोबल ग्रुप ने हम पर अटैक किया और हमें मारने की कोशिश की। अगर हम सबके सब यहाँ पर रुके रहे और फाइट खतरनाक हो गई, ये गुफा क्लोज कर सकती है। उसके बाद में हम सबके सब यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है जैक इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी बाहर निकले। तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। मैंग कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या जो खतरा मेरे ऊपर है वो आपके ऊपर नहीं होगा। लिन कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास में फिमिक्स सोल है, इसकी मदद से मैं कई सारी लड़ाइयों के साथ शामिल हुआ हूँ। हर एक लड़ाई के अंदर मैं मार जा सकता था, लेकिन फिर भी अब तक जिंदा हूँ तो इस लड़ाई के अंदर भी सर्वाइव कर जाऊंगा। अब हमारे पास में बिल्कुल बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। मैंग कहता है ठीक है ब्रदर लिन, लेकिन मेरे पास में एक और इन्फॉर्मेशन है वो सुन लीजिए। ये कहते मैंग लिन को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देता है जो कि इतनी बड़ी नहीं है। ये मॉन्स्टर्स के बारे में है, इन मशरूम्स मॉन्स्टर और इन स्पाइडर मॉन्स्टर्स के बारे में। जैसे लिन इस सारी इन्फॉर्मेशन सुन लेता है मैंग को तुरंत ही 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं और लिन थैंक यू बोलकर इस फट में शामिल होने के लिए चला जाता है। मैंग इस विंडो को देखते सोचने लगता है ये क्या हुआ, मुझे यहाँ पर 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट क्यों मिल रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदर लिन एक स्पेशल सिटीजन है। ये सेम टाइटल मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को भी मिला था और इसके बाद में उनकी डेथ ही हो गई थी। कहीं यहाँ पर भी ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। मैंग सब कुछ सोच रहा होता है तभी कहीं से एक बुलेट के फायर होने की आवाज आती है। ये बुलेट मैंग की ओर फायर की गई है, जिसे देखकर लिन जोर से कहता है मैंग वहां से हटो। इन दोनों आवाजों को एक साथ सुनने के साथ ही मैंग कब तक घबरा जाता है, वो कुछ भी कर नहीं पाता। तभी लिन एकदम मैंग के सामने आकर उसे साइड में धक्का दे देता है और उस बुलेट को अपनी बॉडी पे ले लेता है। बुलेट सीधे लिन की पीठ के अंदर घुस जाती है, उसकी पीठ में से तेजी से खून बहने लगता है। इसके बावजूद भी वो मैंग से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो। मैंग कहता है ब्रदर लिन लेकिन अब मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, आप इतनी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, मैं बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लिन कहता है बस निकलो यहाँ से, वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर होने से कुछ बदलेगा नहीं, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है ही नहीं कि इस फाइट के रिजल्ट को किस तरीके बदल सके। तुम्हारे यहाँ से जाने से भी हम जीत सकते हैं और तुम्हारे रुकने पर भी अगर मैं हारना होगा तो हार ही जाएंगे। ये कहते हुए लिन की बॉडी के अंदर से ये फिमिक्स की फायर बार निकलने लगती है। मैं सोचने लगता है ब्रदर लिन कह तो सही रहे हैं, यहाँ पर स्काई लेवल के काफी सारे कल्टिवेटर्स है जिनके सामने मेरी पावर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। ब्रदर लिन के नाम के साथ में स्पेशल सिटीजन का टाइटल जुड़ चुका है, अब तो उन्हें यहाँ पे छोड़ के जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चीजें सोचते हुए उसे एकदम से कुछ आवाज सी आने लगती है। ये आवाज विंड के कटने की है। मैंग कहता है इस आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कोई मेरे एकदम करीब आ रहा है। दिखते मैंग पीछे की तरफ दिखता है, पीछे से कुइनो नाम का ये कल्टिवेटर तेजी से मैंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने पिछली बार तो मुझे वहां से भगा दिया था क्योंकि तुम्हारे पीछे वो अजीब सा कल्टिवेटर था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, तुम यहीं पे मारे जाने वाले हो। इसी के साथ ही मैंग और क्विनो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। क्विनो मैंग की गर्दन पे एक जोर से अटैक करता है जिससे मैंग मेडिसिन टॉर्च कर लेता है और किसी तरीके से क्विनो को शांत करने के लिए उसे कहने लगता है मिस्टर क्विनो जल्दी से शांत हो जाओ, ये मैं हूँ मैंग, आप तो मुझे जानते हैं ना। क्विनो कहता है तो मैं जानता हूँ, इसी वजह से तुम पर अटैक कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मेरा बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया। मैंग कहता है मिस्टर हो मेरे यकीन मानिए इस सब के अंदर कोई भी गलती मेरी नहीं है, आपको जरूर से कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूँ। यह सिचुएशन जितनी आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा खराब हो सकती है। इतना सब समझाने के बावजूद भी क्विनो रुकता नहीं है, वो जोर से मैंग के ऊपर दोबारा से अटैक करता है जिससे मैंग अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करते हुए दोबारा से क्विनो समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन क्विनो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है मैं कोई पागल नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हारी बातों में ऐसे ही आ जाऊंगा।
मैंग कहता है हमारे बीच के अंदर जो कुछ फाइट चल रही है इसे हम बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन पहले प्लीज इस फाइट को रोक दीजिए। ये सुनकर कुइनो अपनी फाइट का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि मैंग संभाल नहीं पाता और तेजी से कूदकर कुइनो से थोड़ा दूर हट जाता है। लेकिन इस तरीके से ये फाइट रुकती नहीं है। कुइनो और भी तेजी से मैंग के ऊपर अटैक करता रहता है। मैंग अभी भी इस फाइट को पूरी डिफेंसिव रखता है। वो आगे से कुइनो पर अटैक करने की कोशिश नहीं करता, वो बस लगातार खुद को बचाता रहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस फाइट का कोई मतलब नहीं है, इस फाइट को रोक देना चाहिए। लेकिन कुइनो अभी मानने को तैयार नहीं है। इस तरीके से जब ये फाइट लगातार चलती रहती है तो मैंग को दिखाई देता है आसपास की जितनी भी चट्टानें हैं वो सारी कमजोर होने लगी है। इसी वजह से अब मैंग के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो ना चाहते हुए भी इस फाइट में शामिल हो जाता है और अब वो भी कुइनो के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन कुइनो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जैसे ही मैंग कुइनो के ऊपर पहला अटैक करता है, कुइनो से डॉज करते हुए उससे कहने लगता है क्या बात है, अब तो तुम भी इस फाइट में शामिल हो रहे हो, अब इस फाइट में और मजा आएगा। मैंग कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहाँ पर अगर तुमने मुझे हरा भी दिया तो भी तुम बच नहीं पाओगे, मुझे मरने से पहले ही ये पूरी जगह पूरी तरह नष्ट हो चुकी होगी। कुइनो कहता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरने चाहिए, यही मेरे लिए मेरा बदला होगा। मैंने कई जगहों पर तुम्हारी तारीफ सुनी है कि तुम काफी ताकतवर हो, अब दिखाई दे रहा है वो सारी केवल अफवाहें थी, मैं तुम्हें मेडिसिन से हरा सकता हूँ। ये कहते कुइनो जमीन के ऊपर अपनी तलवार जोर से मारता है। उसके साथ करने के साथ ही वहां से काफी सारे पत्थर उछलकर मैंग की तरफ बढ़ने लगता है। मैंग जोर से अपनी तलवार घुमाकर उन सारे पत्थरों को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ये सब करते हुए वो एक चट्टान के एकदम एंड में पहुंच जाता है। वहां से नीचे एक बहुत गहरी खाई है और अब क्योंकि कुइनो ने अभी अभी जमीन के ऊपर अपनी तलवार मारी थी, इस वजह से उस खाई के पास की चट्टान एकदम कमजोर हो जाती है। मैंग तेजी से नीचे तरफ गिरने लगता है। ये देखकर वो तेजी से अपने स्पीड का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुइनो ऐसा करने नहीं देता। वो उसके एकदम पास में आकर उसके पेट पर एक जोर से लात मार देता है, जिसके साथ ही मैंग तेजी से उस खाई के अंदर गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए वो कहता है मैं नीचे गिर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अकेला नहीं गिरूंगा, तुम भी मेरे साथ आओगे। ये कहते वो अपनी तलवार को तेजी से कुइनो की तरफ फेंककर उसके पांव के ऊपर बहुत बुरी तरह से फंसा देता है। इससे कुइनो काफी डर भरा जाता है। वो कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ो। यही कहते हुए अब मैंग और कुइनो दोनों ही तेजी से उस खाई के अंदर गिरने लगता है। कुइनो जोर चिल्ला कहता है मैंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर यहाँ पर तुम जिंदा बच गए तो दोबारा से तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।